हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग BCA न्यू कोर्स का BCS 111 और BCA ओल्ड कोर्स का BCS 011 कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग बुक 1 का चैप्टर 3 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने हार्ड डिस्क पर बात करी। हार्ड डिस्क में सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, ऐसे कई पैरामीटर्स पर बात करी और साथ ही साथ हमने रैड भी डिस्कस करा। लेकिन स्टूडेंट्स, कई बार हार्ड डिस्क से रिलेटेड पेपर में न्यूमेरिकल भी आ जाता है जो कि बहुत ईजी होता है, एक सिंपल से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज हम उस फॉर्मूले को समझेंगे और उस फॉर्मूले की हेल्प से पेपर में किए गए या पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। आइए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। ये देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ दो फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। एक, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है, दूसरा हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग डेंसिटी। देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी तो आप समझते होंगे कि हार्ड डिस्क में कितना डेटा स्टोर होगा, दिस इज द स्टोरेज कैपेसिटी। बट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी का मतलब होता है, रिकॉर्डिंग डेंसिटी भी कहते हैं इसे या डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 इंच में कितना डेटा स्टोर होता है, दिस इज द डेंसिटी। इसीलिए देखिए, जब डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो बाइट्स पर इंच में आती है। बाइट्स पर इंच का मतलब ही हुआ कि 1 इंच में कितने अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, दिस इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग डेंसिटी, राइट। तो दो ही चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है हार्ड डिस्क में, या तो स्टोरेज कैपेसिटी या तो डेंसिटी। आइए एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर में से ही निकाला है मैंने और आपकी बुक में भी गिवन है, ये बुक 1 चैप्टर 3 के अंदर ही। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है एक 2.5 इंच डायामीटर की डिस्क है। तो गाइस, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कीजिए और जो जो चीजें आपको मिलती जा रही हैं, जो जो चीजें आपको दिखती जा रही हैं, आप उसको लिखते चलिए साथ के साथ। इससे क्वेश्चन को समझना और जल्दी सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहां बोला है कि एक 2.5 इंच डायामीटर की डिस्क है। ये देखिए, यहां पर D डायामीटर को डिनोट करने के लिए लिया गया है। D स्टैंड्स फॉर डायामीटर ऑफ अ डिस्क। यानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये आपकी एक सिंगल डिस्क है, ऐसी कई सारी डिस्क लगाकर हम हार्ड डिस्क बनाते हैं, तो डायामीटर का मतलब हो गया इस डिस्क की टोटल चौड़ाई, दिस इज द डायामीटर। तो डायामीटर कितना दे रखा है? डायामीटर दे रखा है 2.5। चलिए, एक चीज हमें कैलकुलेट करके मिली। ये वो मैग्नेटिक डिस्क है जिस पर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इसमें सारा का सारा डाटा ट्रैक्स में बटा होता है। ये सेंटर है, यहीं से ट्रैक्स शुरू होते हैं, सारा का सारा डेटा ट्रैक्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फर्दर ये ट्रैक्स जो हैं ऐसे सेक्टर्स में बटे हुए होते हैं, राइट। हमने बात की थी। आगे पढ़ते हैं। एक 2.5 इंच डायामीटर का डिस्क पैक है जिसमें 6 प्लेट्स हैं। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि हार्ड डिस्क जो है वो ऐसी कई सारी प्लेट्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगाकर, इसने कहा ऐसी 6 प्लेट्स एक के ऊपर एक लगाकर एक डिस्क पैक मतलब एक हार्ड डिस्क बनाई गई है। तो ये टोटल 6 प्लेट्स हैं, राइट। ये टोटल 6 प्लेट्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इन प्लेट्स के दोनों तरफ डेटा स्टोर होता है, यानी ऊपर साइड पर भी और बॉटम साइड पर भी। तो ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर टोटल सरफेसेस कितनी हो गई? टोटल सरफेसेस आपके पास हुई, अगर आपके पास 6 प्लेट्स हैं तो टोटल सरफेसेस जिन पर डेटा स्टोर होगा, हर प्लेट के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, दोनों साइड डाटा स्टोर होता है। तो अगर 6 प्लेट्स हैं तो आपके पास टोटल सरफेसेस हो गई जिन पर आप डेटा स्टोर करेंगे वो 12। हालांकि मैंने यहां ब्रैकेट में लिख के भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपके पास 6 प्लेट्स हैं और 12 रिकॉर्डिंग सरफेसेस हैं। अगर रिकॉर्डिंग सरफेसेस नहीं भी दी होंगी तो जितनी प्लेट्स होंगी उसको डबल करके आप रिकॉर्डिंग सरफेसेस निकालेंगे और टोटल रिकॉर्डिंग सरफेसेस को हम m से डिनोट करते हैं, यानी m हमारे पास आ गया 12 सरफेसेस, राइट। आगे पढ़ते हैं। इस प्लेट पर टोटल 256 सेक्टर्स हैं। ये जो सेक्टर्स मैंने आपको दिखाए हैं, इस हिस्से को एक सेक्टर बोला जाता है,
राइट, ये एक सेक्टर है और ऐसे टोटल 256 सेक्टर्स हैं। और ये देखिए मैंने यहां बताया है हर ट्रैक्स पर जो सेक्टर्स होंगे वो P से आइडेंटिफाई किए जाएंगे। सो P की वैल्यू हो गई 256। 256 सेक्टर्स हैं पर ट्रैक। ये लिखा सेक्टर्स पर ट्रैक को आप P से डिनोट करेंगे। ये जो सेक्टर्स मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं ये टोटल 256 है, राइट। अब सेक्टर तो पता चल गया, ये रहा एक सेक्टर, ये रहा एक सेक्टर, ये रहा एक सेक्टर, सेक्टर तो पता चल गए। अब ये ट्रैक्स कितने हैं, ये सर्कल्स कितने हैं, ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये जो राउंड 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 ट्रैक्स घूम रहे हैं, ये ट्रैक्स कितने हैं। तो क्वेश्चन में देखिए 5250 ट्रैक्स हैं और ट्रैक्स को यहां T से डिनोट करने को कहा गया है, यानी T की वैल्यू आपके पास आ गई 5250, यानी टोटल 5250 ट्रैक्स हैं। इन 6 की 6 प्लेट्स की मिलाकर बात हो रही है ये, यानी टोटल सारी की 6 प्लेट्स में 256 सेक्टर्स हो गए, 5250 ट्रैक्स हो गए, राइट। और एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर हो रहा है, एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर हो रहा है, 512 बाइट्स पर सेक्टर। ये लिखा बाइट्स पर सेक्टर को हम S से डिनोट करेंगे। सो S का मतलब एक सेक्टर में कितनी मात्रा में, एक सेक्टर में कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है। सो इसने बोला है 512। आगे बोल रहा है फाइंड कीजिए द स्टोरेज कैपेसिटी एंड द रिकॉर्डिंग डेंसिटी। तो अगर आपको स्टोरेज कैपेसिटी का फॉर्मूला मालूम है, राइट, तो हम बहुत आसानी से ये फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रहा स्टोरेज कैपेसिटी का फॉर्मूला। स्टोरेज कैपेसिटी का फॉर्मूला है M इंटू T इंटू P इंटू S। इससे टोटल बाइट्स आ जाएंगी कि कितनी बाइट्स आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होंगी। सो M की वैल्यू आपके पास है गाइस 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल ट्रैक्स 5250 मल्टीप्लाई बाय P, राइट, 256। P किस चीज को डिनोट कर रहा है, सेक्टर्स पर ट्रैक को। एक ट्रैक पर कितने सेक्टर्स पड़ते हैं। देन S 512, उनमें एक सेक्टर में कितना डाटा स्टोर हो रहा है, बाइट्स पर सेक्टर। इसको आप, इसका आंसर यहां लिखा हुआ है, बाइट्स में आएगा। आप इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि टोटल कितना बाइट्स में ये डेटा स्टोर होगा, राइट। यानी इस हार्ड डिस्क की टोटल कैपेसिटी बाइट्स की फॉर्म में आपके सामने होगी। अब एक और बात पूछी है रिकॉर्डिंग डेंसिटी के बारे में। तो देखिए अगर हम रिकॉर्डिंग डेंसिटी की बात करें तो रिकॉर्डिंग डेंसिटी का फॉर्मूला है S इंटू P डिवाइडेड बाय पाई इंटू D, बाइट्स पर इंच। अभी मैंने आपको बताया था इसका जो आंसर आएगा वो बाइट्स पर इंच में आएगा। तो कितना अमाउंट ऑफ बाइट्स पर इंच में स्टोर होती है, एक इंच में कितना डेटा स्टोर होता है, दिस इज द रिकॉर्डिंग डेंसिटी। सारी वैल्यूज आपके पास हैं। S आपने ऊपर निकाला है 512 मल्टीप्लाई बाय P आपने ऊपर निकाला है 256 अपॉन में पाई की वैल्यू यहां क्वेश्चन में हम सबको मालूम होती है, यूनिवर्सल वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय D फॉर डायामीटर। डायामीटर हमें यहां दे रखा है 2.5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बाइट्स पर इंच में आपको आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपस में डिवाइड कीजिए, आपको डेंसिटी मिल जाएगी कि इस हार्ड डिस्क में एक इंच में कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज यूज थे, बस हमें हर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, हमें उसे निकाल कर लिखना था और सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन कई बार आपके साथ आपके पेपर में थ्योरी के साथ चिपक कर एक टेल के तौर पर आ जाता है। यानी अगर 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ उसमें 2-3 नंबर की थ्योरी हो गई और 2-3 नंबर न्यूमेरिकल के हो गए। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी और डेंसिटी से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है और आप ही की बुक में भी है, ब्लॉक 1 चैप्टर 3 में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टोरेज कैपेसिटी बताइए एक 2.5 इंच डायामीटर। लीजिए डायामीटर तो दे दिया और अभी मैंने बताया था डायामीटर का मतलब D हम डिनोट करते हैं। तो एक चीज हमें मिल गई, जो चीज हमें मिलती जाए आप उसको लिखते जाइए, राइट।
तो डायामीटर 2.5 इंच का हो गया। एक डिस्क पैक है, डिस्क पैक अभी मैंने बताया एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कई सारी प्लेट्स एक के ऊपर एक लगाकर हार्ड डिस्क बनाई जाती है। तो हार्ड डिस्क ना बोल करके ये डिस्क पैक बोल रहा है, क्योंकि कई सारी डिस्क को कलेक्ट करके रखा गया इसलिए इसने पैक बोला है, कोई बात नहीं। जिसमें 8 प्लेट्स हैं। अब की बार उसने यहां पर इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेसेस नहीं बोली। ये अब आप खुद समझ जाएं कि उसमें 8 प्लेट्स हैं। अगर उसमें 8 प्लेट्स हैं तो टोटल रिकॉर्डिंग सरफेसेस यानी m की वैल्यू होगी 16। जितनी प्लेट्स होंगी आप उसको डबल कर देंगे, क्योंकि प्लेट्स के दोनों तरफ डेटा स्टोर होता है, रिकॉर्डिंग सरफेसेस दोनों तरफ होती हैं, राइट। आगे चलते हैं, प्लेट्स के बारे में बात हो गई। अब क्या बोल रहा है कि हर ट्रैक पर लगभग 400 सेक्टर्स हैं। ये P से डिनोट किया जाता है, यानी P की वैल्यू हो गई 400। कितने सेक्टर्स हैं ट्रैक पर? सेक्टर्स टोटल हमारे पास P से डिनोट किए गए हैं। फिर उसने बोला है एक पूरी सरफेस पर, एक सरफेस पर कितने ट्रैक्स हैं, कितने ट्रैक्स हैं। ये देखिए ट्रैक्स पर सरफेस, ट्रैक्स पर सरफेस को T से डिनोट किया जाता है और T की वैल्यू हो गई आपकी 2820। सो 2820 आपके T की वैल्यू हो गई। देन 512 बाइट्स ऑफ डेटा पर सेक्टर, राइट। बाइट्स पर सेक्टर, कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक सेक्टर में रखा गया था। तो एक सेक्टर में इसने बोला है 512 बाइट्स ऑफ डेटा रखा गया। हमें उसने सिर्फ इस क्वेश्चन में स्टोरेज कैपेसिटी निकालने को बोला है। सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू टी इंटू पी इंटू एस बाइट्स। चारों वैल्यूज आपको दी है। d का तो इसमें यूज ही नहीं होगा क्योंकि d तो डेंसिटी में यूज होता है, राइट। तो m की वैल्यू है, t आपके पास है, p आपके पास है एंड s आपके पास है। इस फॉर्मूले में रखिए और टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएगा आपके पास। सो 16 m की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2820, राइट। देन p 400 इंटू s 512। इन सारे को मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएगी, कितना अमाउंट ऑफ डेटा आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, राइट। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में हार्ड डिस्क से रिलेटेड, राइट। हार्ड डिस्क के बाद बात आती है मैग्नेटिक टेप्स की। गाइस, जिस प्रकार से आज के दौर में हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जा रहा है डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, राइट। अब से कुछ समय पहले बहुत बहुत लंबे समय तक जब कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए तो उनमें डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का नहीं मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। आइए डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉल्ड मैग्नेटिक टेप्स। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जब इवॉल्व हुए थे तो इनमें स्टार्टिंग से हार्ड डिस्क का इस्तेमाल नहीं होता था डेटा स्टोर करने के लिए। आज के दौर में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी की हार्ड डिस्क आ गई हैं जिनमें आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। 1 TB 2 TB इतनी लार्ज अमाउंट तक डेटा स्टोर हो गया है जहां पर आप परमानेंटली अपना डाटा स्टोर लार्ज अमाउंट में करके रख सकते हैं, राइट। लेकिन हार्ड डिस्क से पहले मैग्नेटिक टेप्स का भी बहुत चलन था। आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले ऑडियो कैसेट्स चलती थी जिनमें रील होती थी, राइट। वीडियो कैसेट्स चलती थी जिनमें रील होती थी, एक ब्लैक कलर की रिबन जैसी रील होती थी। उस रील को, उस ब्लैक कलर की रिबन को ही हम लोग मैग्नेटिक टेप कहते हैं,
राइट। तो ये बहुत वाइडली बहुत लंबे समय तक डेटा स्टोरेज में इस्तेमाल की गई। ऑडियो कैसेट्स आपने देखी होंगी, अगर किसी ने थोड़ा टाइम पहले म्यूजिक सिस्टम्स देखे हों, राइट। सीडी डीवीडी से पहले का टाइम है जब ऑडियो कैसेट्स चला करती थी, राइट। वीडियो कैसेट्स कैमराज में चलती थी जहां वीडियो शूट करके उसी में रिकॉर्ड होता था। ये लंबी लंबी रील्स होती थी जिनमें सारा का सारा डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता था। सो मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करें तो ये भी एक परमानेंट कह लीजिए या नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है, राइट। इसका इस्तेमाल भी परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता था, राइट। गाइस, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस होती थी, सीक्वेंशियल स्टोरेज यूनिट। सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस या यूनिट जो आप कहना चाहें, मतलब क्या है सीक्वेंशियल स्टोरेज से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। सीक्वेंशियल स्टोरेज से मेरा कहने का मतलब है कि एक रील पर, एक मैग्नेटिक टेप पर जो कुछ भी, मान लीजिए अगर ये एक रील है, इस पर जो कुछ भी स्टोर हो रहा है वो सीक्वेंशियल मैनर में, मतलब पहला गाना या पहला आपका डेटा यहां स्टोर होगा। अगर मैं ऑडियो कैसेट्स के एग्जांपल से समझाऊं तो देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि पहले के टाइम पे जो ऑडियो कैसेट्स चला करती थी उनमें किस प्रकार से डेटा स्टोर होता था। उसमें पहला सॉन्ग यहां हो गया, उसके बाद सेकंड सॉन्ग ये हो गया, देन थर्ड सॉन्ग उसके बाद, देन फोर्थ सॉन्ग उसके बाद, देन फिफ्थ सॉन्ग उसके बाद। इस तरह से इस मैग्नेटिक टेप पर वन आफ्टर अनदर सीक्वेंशियल मैनर में डेटा स्टोर होता था। यानी डेटा जो स्टोर होता था या रीड भी होता था, वो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर पहला गाना आपने उस ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करा तो वो यहां स्टोर हो गया, अगला गाना जहां वो पहला गाना फिनिश हो रहा है उसके बाद स्टोर हो रहा है, अगला गाना जहां वो सेकंड सॉन्ग कंप्लीट हो रहा है उसके बाद स्टोर हो रहा है, अगला गाना जहां थर्ड सॉन्ग कंप्लीट हो रहा है उसके बाद। इस तरह से ऑडियो कैसेट्स में या मैग्नेटिक टेप कह लीजिए, उन रील्स में डेटा स्टोर होता था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीक्वेंशियल मैनर में डेटा स्टोर होता था इन रील्स में। और जब इनमें से डेटा रीड किया जाता था तो अगर आपको डायरेक्टली चौथा गाना सुनना है तो आप डायरेक्टली फोर्थ सॉन्ग पर जंप नहीं कर सकते। यहां फोर्थ सॉन्ग सुनने के लिए आपको ये पहले 3 गाने क्रॉस करने ही पड़ेंगे। अब चाहे वो आप फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दीजिए, फटाफट फटाफट क्रॉस करिए, चाहे नॉर्मली सुनकर करिए। अगर आपको 5th सॉन्ग तक या 3rd सॉन्ग तक जाना है, देन यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू दैट सॉन्ग, यानी उस डेटा तक आप डायरेक्टली जा ही नहीं सकते। ये सीक्वेंशियल स्टोरेज यूनिट्स या सीक्वेंशियल स्टोरेज टेप्स का, मैग्नेटिक टेप्स का ड्रॉबैक या लिमिटेशन समझिए। यानी इनमें डेटा जो स्टोर होता था या रीड होता था वो वन आफ्टर अनदर ही होता था। लेकिन अगर आपको 4th सॉन्ग तक जाना है, सो टू एक्सेस nth रिकॉर्ड या डेटा, जो भी आप कहना चाहें, अगर आपको 4th सॉन्ग तक जाना है, 4th तक जाना है तो पहले 3 आपको पार करने ही पड़ेंगे। चाहे आप नॉर्मल सुनकर पार करिए इन गानों को, या फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाइए तो फटाफट फटाफट पहला सॉन्ग पार होगा, फटाफट फटाफट दूसरा पार होगा, फटाफट फटाफट तीसरा। फास्ट फॉरवर्ड का मतलब आपने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन क्रॉस तो आपको करना ही पड़ रहा है ना, पहला सॉन्ग फिर दूसरा सॉन्ग फिर तीसरा सॉन्ग। सो अगर आपको किसी भी 4th रिकॉर्ड, nth लिखा है मैंने, मतलब 4 को अगर मैं nth मान लूं तो आपको n-1 डेटा क्रॉस करना ही पड़ेगा। पहले वो क्रॉस करना ही पड़ेगा, n-1 डेटा क्रॉस करना पड़ेगा। यानी अगर आपको 4th तक पहुंचना है तो आपको 4-1 3 डेटा पार करने ही पड़ेंगे। अगर आपको 5th तक पहुंचना है तो 5-1 4 डेटा पार करने ही पड़ेंगे। तो nth डेटा तक पहुंचने के लिए, यानी किसी भी नंबर तक पहुंचने के लिए, उससे एक कम वाले तक आपको पार करने ही पड़ेंगे। ये इस वजह से बहुत स्लो स्टोरेज डिवाइस भी माना जाता था। राइट, ये स्लो स्टोरेज डिवाइस था क्योंकि इसमें डेटा रखने का तरीका भी
बहुत स्लो था और डेटा रीड करने का तरीका भी बहुत स्लो था। लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कोई फिक्स नहीं थी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इस बात पर निर्भर करती थी कि कितनी लंबी आपने रील ली है। जितनी लंबी आप रील करते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती चली जाएगी। तो अगर मुझसे कोई बोले कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे, राइट? तो स्टोरेज कैपेसिटी निकालने के लिए मुझे इसकी लेंथ पता होनी चाहिए कि मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है, राइट? तो लेंथ मालूम होनी चाहिए मुझे, एज वेल एज 1 इंच में कितना डाटा स्टोर होता है इस टेप पर, 1 इंच में कितना डेटा स्टोर होता है यह भी पता होना चाहिए। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कैपेसिटी निकाली जाती है एक मैग्नेटिक टेप की, राइट, इन रील्स की। तो स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी हो तो यह फॉर्मूला होता है इसका। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है एक टेप की। टेप मतलब मैग्नेटिक टेप। एक मैग्नेटिक टेप के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ डेटा कितना स्टोर हो सकता है, वो स्टोरेज कैपेसिटी निकालने का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है तो स्टोरेज कैपेसिटी निकालने के लिए, क्योंकि इनकी कोई फिक्स नहीं है, कितनी लंबी रील होगी, जितनी लंबी रील आप करते चले जाएंगे उतना डेटा फिक्स होता जाएगा। तो लंबाई तो एक पैरामीटर है। अब 1-1 इंच में कितना डाटा स्टोर हो रहा है और कितनी लंबी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ जाएगा, राइट? तो इसके लिए टेप लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए, एज वेल एज डेंसिटी पता होनी चाहिए कि 1 इंच में कितना हो रहा है। तो अगर 1 इंच का आपको पता है तो आप 10 इंच का भी बता सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, 100 इंच का भी बता सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। 1 इंच का डेटा पता हो कि 1 इंच में डेटा कितना स्टोर हो रहा है तो 10 इंच हो, चाहे 100 इंच हो, चाहे 200 इंच हो, 1000 इंच हो, हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी टोटल। तो वही चीज है, आपके पास लंबाई पता होनी चाहिए, 200 इंच है, 400 इंच है, 1000 इंच है, कितनी है, और 1 इंच में कितना हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपके पास टोटल बाइट्स आ जाएंगी कि कितने बाइट्स में ये स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखिए, उसने बोला है 3400 फीट लेंथ जो दे रखी है वो 3400 फीट दे रखी है, राइट? और डेंसिटी जो दे रखी है हमें, 1 इंच में जो डेटा स्टोर होता है वो 900 बीपीआई दे रखा है। 900 बीपीआई, याद कीजिए अभी बताया था मैंने, बाइट्स पर इंच। 1 इंच में कितना बाइट्स डाटा स्टोर हो रहा है, राइट? तो ये दे रखा है। अब यहां पर क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये तो है इंच में, बाइट्स पर इंच, बट ये है फीट में, राइट? फीट को आप इंच से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते गाइस, मीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, किलोमीटर को मीटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, इनको कन्वर्ट करना होगा हमें। अगर किलोमीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करना है तो ये डायरेक्ट ना हो करके हमें किलोमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिमिलरली यहां पर ये फीट में है और ये इंच में है, अगर हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो इस फीट वाले को भी इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इंच में देखें तो 1 फीट में 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, राइट? तो इसे इंच में कन्वर्ट करना हो तो 3400 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो इतने इंच आपका बन जाएगा। लीजिए लेंथ आ गई आपकी, राइट? अगर ये इंच में दिया होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं डायरेक्टली इसको यहां पर लिख देता, बट ये फीट में दिया है और ये इंच में दिया हुआ है, बाइट्स पर इंच यहां मैंने लिखा भी है, इस वजह से मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ा। आइए रखते हैं टेप लेंथ कितनी आई, आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, राइट? ये तो मेरी टेप लेंथ हो गई, इनटू डेंसिटी कितनी है भाई यहां पर 900, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी टोटल स्टोरेज निकल आएगी कि आपकी टेप पर कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है, कितना बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है। ये इंच में इसकी लंबाई हो गई, ये इंच में 1 इंच में कितना अमाउंट ऑफ डेटा, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, सिंपल फॉर्मूला है, बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली थ्योरी के साथ चिपक कर आ जाते हैं, तो कई बार सिचुएशन क्या आती है कि हमें थ्योरी तो आता है आंसर, हम थ्योरी तो अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, बट ये नीचे छोटा सा जो साथ में पार्ट में एक क्वेश्चन है वो हम नहीं कर पाते हैं, जबकि होते ही ये बहुत ईजी है। गाइज अब जब हमने मैग्नेटिक टेप पढ़ी
तो मैग्नेटिक टेप में हमने बात करी कि इनमें जो डेटा होता है वो वन आफ्टर अनदर सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है। अब अगर आपको 5वें डेटा तक पहुंचना है तो 4 पार करने पड़ेंगे, 10वें डेटा तक पहुंचना है तो 9 पार करने पड़ेंगे। अब वो मैनर आपका नॉर्मल हो चाहे स्पीड वाला हो। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है? सीक्वेंशियल तरीके से डेटा स्टोर करना, सीक्वेंशियल तरीके से डेटा रीड करना, ये जो प्रोसेस है इसे रीड और राइट करने को हम एक्सेस कहते हैं यूजुअली। तो सीक्वेंशियल तरीके से अगर आप मेमोरी में से डेटा रीड या राइट कर रहे हैं, मतलब एक्सेस कर रहे हैं, तो ये बहुत स्लो है। जी हाँ, बिल्कुल स्लो है। तो मेमोरीज में से डेटा रीड राइट करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने अभी जो देखा मैग्नेटिक टेप का, वो मैग्नेटिक टेप का सीक्वेंशियल मेथड था, राइट। एक तरीका तो होता है सीक्वेंशियल मेथड, जिसे हम सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। गाइस, ये जब हम लोग एक्सेस लिखते हैं तो एक्सेस से हमारा कहने का मतलब रीड और राइट दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। हम खाली एक्सेस लिखते हैं तो हमारा कहने का मतलब है मेमोरी में से डेटा रीड करना सीक्वेंशियल मैनर में और राइट करना दोनों। तो इस वर्ड का आप रीड राइट समझिएगा, राइट। फिर दूसरा तरीका जो आपकी हार्ड डिस्क में, सीडी में, पेन ड्राइव में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस। सो ये 2 तरीके हैं मेमोरी में से डाटा रीड राइट करने के। ये जो तरीका आप देख रहे हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है, इट इज वाइडली यूज्ड इन मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप में यूज होता है गाइस। मैग्नेटिक टेप के अंदर सीक्वेंशियल मेथड यूज होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसा अभी मैंने आपको बताया। स्टोर करने का भी यही तरीका और रीड करने का भी यही तरीका। लेकिन आपने देखा होगा, आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को डायरेक्टली डबल क्लिक करके प्ले कर लेते हैं, किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली डबल क्लिक करके प्ले कर लेते हैं, किसी भी वीडियो को डायरेक्टली डबल क्लिक करके प्ले कर लेते हैं, कोई भी गेम, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डायरेक्टली उस पर डबल क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से एंटर करते हैं और वो प्ले कर लेते हैं डायरेक्टली। आपको सीक्वेंशियल की तरह पहले 4 डेटा पार करना या पहले अगर 10वें तक पहुंचना है तो 9 डेटा पार करने की जरूरत नहीं है। कोई भी डेटा आप मनचाहे तरीके से सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में कहीं भी जाके सेव हो जाता है। ये तरीका रैंडम या डायरेक्ट तरीका है और ये बहुत फास्टर है। होता क्या है, जब आप ये अगर आप इसको अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क माने या अपने कंप्यूटर में लगी हुई आपके पास पड़ी हुई पेन ड्राइव माने या सीडी डीवीडी माने, उन सब में ये तरीका इस्तेमाल होता है। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं बनाकर, कोई गाना सेव करते हैं बनाकर हार्ड डिस्क में डाउनलोड करके, पेन ड्राइव में कोई फाइल कॉपी करते हैं, पेन ड्राइव में कोई गेम कॉपी करते हैं, तो होता क्या है कि वो हार्ड डिस्क में किसी भी एम्प्टी लोकेशन पर जाकर आपकी फाइल, आपका सॉन्ग, आपकी वीडियो, आपका गेम वहां जाकर सेव हो जाती है। सेव तो हो जाती है बट उसको उसके एक एड्रेस से पहचाना जाता है। ये हो जाता है उसका एड्रेस, और ये एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रख लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि ये जो फाइल है आपकी, ये हार्ड डिस्क के अंदर, ये पेन ड्राइव के अंदर किस जगह पर रखी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इस चीज को मेंटेन करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसे फाइल मैनेजर कहा जाता है। उस फाइल मैनेजर का काम ही यही है, हार्ड डिस्क में कौन सी फाइल कहां रखी है, उसका क्या एड्रेस है, उसका क्या नाम है, उसका क्या टाइप है, वो किस डेट को बनी, वो सारी जानकारी अपने पास रखता है फाइल मैनेजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक प्रोग्राम है फाइल मैनेजर। जब भी आप कोई प्रोग्राम अपनी हार्ड डिस्क में डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई गेम डालते हैं, कोई फाइल बनाकर सेव करते हैं, उसको एक एड्रेस पर ले जाकर रख दिया जाता है और वो एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास एक टेबल में मेंटेन कर लेता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है। अभी आप ये समझिए, राइट। अब जब आपने इसको, किसी यूजर ने एक फाइल बनाई, एक प्रोग्राम इंस्टॉल करा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले जा करके उसे सेव कर दिया हार्ड डिस्क में कहीं किसी एम्प्टी लोकेशन पे और अपने पास उसका एड्रेस रिकॉर्ड कर लिया। कल को जब यही यूजर इसे रीड करने पहुंचा, अभी तो उसने स्टोर करा, कल को इस गेम को जब उसने प्ले करा, जब उसने इस गेम को, इस सॉफ्टवेयर को रन करा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप किसी फाइल पर डबल क्लिक करते हैं, किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो फाइल मैनेजर पड़ा हुआ है वो फटाफट अपने इंडेक्स में
इंडेक्स समझ रहे हैं, हर बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स इसीलिए होता है, वहां पर उसका टॉपिक का नाम और उसका एड्रेस, पेज नंबर, टॉपिक का नाम, पेज नंबर, टॉपिक का नाम। कोई मोटी बुक आपको दे दी जाए और उसमें कोई टॉपिक सर्च करना ज्यादा इजी है या रादर देन उसके स्टार्टिंग में जो इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स में टॉपिक देखिए पेज नंबर, टॉपिक देखिए पेज नंबर, तो पेज नंबर से डायरेक्ट जंप करना ज्यादा इजी और फास्ट है, राइट। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, कल को जब ये यूजर इस फाइल को ओपन करेगा, प्ले करेगा, इस सॉन्ग को प्ले करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास पड़े हुए उस इंडेक्स के अंदर इस फाइल का नाम मैच करेगा, सामने से उसका एड्रेस उठाएगा और उस एड्रेस पर से जाकर सीधे ये फाइल लाकर आपको अवेलेबल कर देगा। ये लीजिए, डायरेक्ट एक्सेस करी उसने। अब उसे पहले कोई 4 रिकॉर्ड पार नहीं करने पड़े, कोई 6 फाइलें पार नहीं करनी पड़ी, कोई 10 डेटा क्रॉस नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली ले जाकर ने उसने एक एड्रेस पर सेव कर दिया। डायरेक्ट मेथड, रैंडम मेथड, जहां कोई सिस्टमैटिक तरीका ना हो, राइट। और जब आपने उसे प्ले करा, आपने उसे ओपन करा, तो उसने अपने पास दर्ज किए गए, अपने पास रिकॉर्ड किए गए उस एड्रेस पर हार्ड डिस्क में से जाकर सीधे लाकर आपको वो फाइल दे दी। सीधे उस लोकेशन पे पहुंचो जो लोकेशन खाली है हार्ड डिस्क में। ये अब इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है, उसमें कौन सी लोकेशन खाली है ये सब फाइल मैनेजर को पता होता है। उसे पता है पूरी हार्ड डिस्क में कौन कौन सा एरिया यूज्ड है और कौन कौन सा एरिया फ्री है। जब आप कोई फाइल, कोई प्रोग्राम, कोई गेम अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो वो उन खाली जगहों में से ही किसी एक जगह पर ले जा करके आपकी फाइल को सेव करवा देता है और उसका एड्रेस अपने पास इंडेक्स में मेंटेन कर लेता है। और जब आप उस फाइल को ओपन करते हैं, उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, उस गेम को ओपन करते हैं, तो वो तुरंत उस इंडेक्स में से उस फाइल का नाम और उसकी डिटेल्स निकालकर, उसका एड्रेस निकालकर सीधे हार्ड डिस्क में आपकी पेन ड्राइव में उस लोकेशन पर जाता है, वहां से उस फाइल को लाकर आपको एक्सेस करा देता है। सारा खेल इस एड्रेस का है। सो डायरेक्ट मेथड्स के अंदर ये जो मेथड है, इट इज वाइडली used in hard disk, CD, DVD extract, इन सब में यही मेथड यूज होता है। आपको पता चल गया होगा कि दोनों में से फास्ट कौन है। नो डाउट यहां ये वाला जो मेथड है, इसमें रीड राइट जो है, रीड राइट को हम एक्सेस लिखते हैं, वो फास्टर होता है, जबकि ये स्लो एक्सेस होता है, राइट। इसमें अगर आपको छठे डेटा तक पहुंचना है, 10वें डेटा तक पहुंचना है, तो 10th डेटा तक पहुंचने के लिए पहले 9 पार करने ही पड़ेंगे। 6th तक पहुंचने के लिए पहले 4 पार करने ही पड़ेंगे। वो जल्दी करो, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के करो, लेकिन करने पड़ेंगे। सो टू फैच या टू एक्सेस, एक्सेस मतलब रीड राइट, nth रिकॉर्ड किसी भी नंबर के, n मतलब कोई भी नंबर तक, सो मान लीजिए आप 10 तक, 15 तक, 20 तक, n-1 रिकॉर्ड्स या डेटा नीड टू बी एक्सेस फर्स्ट, राइट। जबकि यहां पर इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेसेस, ये एड्रेसेस के बेसिस पर करता है काम, राइट। सो ये डायरेक्टली उस एड्रेस पर जाकर आपके लिए उस फाइल को एक्सेस कर देता है। इट कैन डायरेक्टली जंप्स टू एन एड्रेस टू रीड और राइट अ फाइल, राइट। तो ये जो मेन डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर, ये मैग्नेटिक टेप में यूज होती है, ये आजकल के सारे डिवाइसेस में यूज होती है, तो फास्टर तो यही है भाई, नो डाउट, राइट। ये थोड़ा स्लो तरीका है बट ये फास्टर है। तो ये था गाइस डिफरेंस सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस के अंदर दोनों के काम करने का तरीका। और यहां पर हमारे बुक 1 का चैप्टर 3 हम लोगों ने कंप्लीट करा। अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।